कैसे 125 लोगों से बनी कंपनी इतने बड़े देश भारत को गुलाम बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के मकसद से आई थी, आखिर वो भारत के लोगों पर शासन कैसे करने लगे? क्या थी इसके पीछे की कहानी? और मंगल पांडे को क्यों अंग्रेजों द्वारा फांसी पे चढ़ा दिया गया? और महात्मा गांधी ने क्यों नॉन कोऑपरेशन का नारा दिया? जय हिंद, मैं दिलीप। स्वागत है आपको इंडियन हिस्ट्री स्पेशल सीरीज में। दरअसल इन सब की शुरुआत होती है 1599 में, जब मसाले बहुत ही हाई वैल्यू कमोडिटी होते थे, जैसे काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, लौंग, इलायची। इन सब की इतनी मारामारी थी कि व्यापारी इसे ब्लैक गोल्ड कहते थे और इससे गोल्ड से कंपेयर किया जाता था। और उस टाइम पे स्पाइस ट्रेड पर डच का दबदबा था और ब्रिटेन के अंदर डच ही स्पाइसेस सप्लाई करते थे। 1599 में मसालों का दाम अचानक 5 शिलिंग बढ़ जाता है। शिलिंग उस समय की करेंसी थी। प्राइस बढ़ने की वजह से ब्रिटिशर्स काफी नाराज हो जाते हैं। इसके कुछ महीनों बाद ब्रिटेन के व्यापारी ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से अप्रूवल लेते हैं भारत में जाकर के व्यापार करने के लिए। एक तरह से ट्रेडिंग लाइसेंस, जैसे आज के दिन आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस लेते हैं, ठीक वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसे जरूरत से ज्यादा पावर दी गई थी। जैसे करेंसी छाप सकते थे, खुद की कानून बना सकते थे, आर्मी रख सकते थे, किसी को पनिश कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में खाने को लाले पड़े हैं। पाकिस्तान के कुछ व्यापारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास गए और उनसे कहें कि हमें अप्रूवल दे दीजिए कि हम दूसरे कंट्री में जाकर, फॉर एग्जांपल हम इंडिया में जाकर व्यापार करेंगे, वहाँ से सस्ती दामों पे गेहूँ चावल खरीद लाएंगे और सस्ती दामों पे बेचेंगे। ये बात सुनते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुए खुश और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप जाओ भारत से ट्रेड करो, हम इसके लिए आपको परमिशन देते हैं और इसके लिए आप अपनी मर्जी से कानून बना सकते हैं, अपनी आर्मी रख सकते हैं और किसी को पनिश भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इनको जरूरत से ज्यादा पावर दे देते हैं। ठीक इसी तरह हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इनको जरूरत से ज्यादा पावर मिल गई थी ब्रिटेन के महारानी से। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शिप दे दी जाती है जिसका नाम था हेक्टर। 24 अगस्त 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी शिप लेकर भारत के सूरत में फर्स्ट टाइम पहुंची। सूरत पहुंचने के बाद कंपनी को यह अंदाजा लग गया कि जो पुर्तगाली जो पहले से ट्रेड कर रहे थे, इनके अच्छे संबंध थे मुगलों के साथ। और कंपनी को यह भी अंदाजा लग गया कि अगर यहाँ ट्रेड करना है तो मुगलों को इम्प्रेस करना पड़ेगा, और कंपनी कामयाब ही रही मुगलों को इम्प्रेस करने में। अब कंपनी व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे उनके राजनीतिक मामले में भी दखल देना शुरू किया। जब तक ये बात मुगलों को समझ में आती तब तक बहुत देर हो चुकी खत्म। इधर कंपनी ने मुगलों से टैक्स में छूट प्राप्त कर ली थी। अब अफसर भी अपने खुद की कारोबार करने लगे थे और टैक्स भी नहीं देते थे। इसका विरोध किया बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने और वहाँ के जो ब्रिटिश संपत्ति थे उसको अपने कब्जे में कर लिया और कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी को भी गिरफ्तार कर लिया नवाब ने। और उसी समय कंपनी का एक और गढ़ था मद्रास, आज का चेन्नई। वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव नौसेना लेकर के आए और 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया और इस युद्ध में मौत हुई सिराजुद्दौला की। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और इस कंपनी को भारत में पहली बार इतनी बड़ी जीत मिली थी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने लेकर के आया विलय नीति। इस विलय नीति के अंतर्गत जिस राजा का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस रियासत को अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेती थी। 1857 में मंगल पांडे को सिपाही विद्रोह के चलते इनको अंग्रेज द्वारा फांसी पे चढ़ा दिया गया। यहाँ से उठी चिंगारी अवध, झांसी, दिल्ली और बिहार में क्रांति को हवा दिया। दरअसल अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम के एकता को तोड़ना चाहती थी और शायद कहीं न कहीं इसीलिए इन्होंने बंदूक के कारतूसों पर गाय और सुगर का चर्बी का लेप लगवा दिया था। इसीलिए कंपनी के सिपाहियों ने बगावत कर दी और इसी के चलते मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। इससे पहले कंपनी का गवर्नर हुआ करता था। ब्रिटिश संसद में कानून पास किया गया और भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सीधे महारानी के पास चली गई। अब अंग्रेज सरकार सीधे सीधे भारत का बागडोर संभाल रही। इन 1905 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया और इससे बंगाल भड़क उठा और कांग्रेस ने इसे बांटो और राज करो की नीति बताई थी। एंड 1915 में महात्मा गांधी यानी बापू दक्षिण अफ्रीका से लौटे और गोपाल कृष्णा के कहने पे इन्होंने पहले पूरे भारत का दौरा किया और 1919 में रोल्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया गया और ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला एकजुट आंदोलन था। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दमनकारी हथकंडे अपनाए। अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जुटे प्रदर्शनकारियों पे
अंग्रेजों ने अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे और इसी वजह से शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। देश के अलग अलग छोटे छोटे आंदोलन भी इससे जुड़ने लगे। उस समय कांग्रेस पूरी तरह गांधी जी के प्रभाव में थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया। 26 जनवरी 1913 में देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाई। अब कहीं न कहीं धीरे धीरे लोगों के बीच में देश भावना जगने लगी थी। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया और कई इलाकों में लोगों ने अपनी अपनी सरकारें तक बना ली थी। इस आंदोलन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहिष्कार करना था और गवर्नमेंट से जुड़े लेन देन को एक्सेप्ट नहीं करना था। लेकिन अंग्रेजों ने हजारों नेताओं को अरेस्ट किया और उन्हें 1945 तक कैद में रखा। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। लास्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह एहसास हुआ कि हम अब लंबे समय तक भारत में शासन नहीं कर सकते और 1945 में आया कैबिनेट प्लान, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस से बातचीत शुरू की। भारत की आज़ादी में भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे मेन भूमिका मानी जाती है। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें ये कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में भेजें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट में लिखें। जय हिंद, थैंक यू।